एक विसल ब्लोअर का जीवन जटिल और डरावना होता है। जो लोग राज खोलते हैं वे बहुत जल्दी दुश्मन बना लेते हैं और कई मामलों में उन्हें या तो कुछ समय के लिए गायब रहना पड़ता है या सबसे बुरी स्थिति में जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई वही लोग उन्हें गायब कर देते हैं ताकि वे फिर कभी न दिखें और न ही उनकी कोई खबर मिले। प्रज्ञा अग्नालेगौड़ा कहाँ है? ये सवाल पिछले 15 सालों से बिना जवाब के बना हुआ है। उनका जन्म श्रीलंका में हुआ था, जहां उन्होंने कई सफल पेशेवर क्षेत्रों में काम किया। प्रज्ञा कार्टूनिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार थीं। उनका आखिरी चुना हुआ कार्यक्षेत्र एक बार फिर अपनी अंतर्निहित खतरे के साथ आया। श्रीलंका पत्रकारिता के लिए इरिट्रिया जितना ही असुरक्षित लग रहा था। प्रज्ञा समाचार वेबसाइट लंका ई न्यूज़ के लिए लिखते थे। खाली समय में वे ऐसी चीज की जांच करते दिखते थे जिसे श्रीलंकाई सरकार छुपाना चाहती थी। एक संपादक के अनुसार, जो बाद में अमेरिका चले गए, प्रज्ञा युद्ध के अंत में सरकार के रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की जांच कर रहे थे। जिस घटना का वे जिक्र कर रहे थे वह 80 के दशक में शुरू हुई और 2009 में खत्म हुई क्रूर गृह युद्ध थी, जिसने पूरे द्वीप को झकझोर दिया। यह संघर्ष तमिल लोगों और सिंघली लोगों के बीच जातीय तनाव से उत्पन्न हुआ था, लेकिन यह सिर्फ सतही समस्या थी। यह श्रीलंका के औपनिवेशिक इतिहास में गहराई से निहित था। प्रज्ञा ने सरकार की अंदरूनी परतों में अपनी जांच शुरू करते हुए एक गंभीर आरोप लगाया, जिससे वह खुद को चुप कराने का निशाना बन गए। एक लीक अमेरिकी राजनयिक केबल में कहा गया कि आईसीआरसी और भारत के उच्चायुक्त ने बताया था कि उनकी मेडिकल टीमों ने युद्ध में घायलों का इलाज किया था। रासायनिक हथियारों या फास्फोरस के इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी जांच पत्रकार कर रहे थे। हालांकि युद्ध के अंत में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के सिद्धांत को यह पूरी तरह गलत नहीं ठहरा सकता था। अगर सरकार को पूरा यकीन है कि उल्लंघन नहीं हुआ, तो फिर प्रज्ञा से छुटकारा क्यों चाहा? 2008 में उन्होंने एक लेख में राजनयिकों को सुझाव दिया कि श्रीलंकाई सरकार उत्तर में लोगों पर रासायनिक हथियार इस्तेमाल कर रही थी। ये उनकी जांच का निष्कर्ष था, जिसे अच्छी तरह स्वीकार नहीं किया गया। शुरुआत में सरकार ने बस इन आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन अगस्त 2009 तक प्रज्ञा को अपने दावों के गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा। उसी साल कुछ लोग एक सफेद वैन में उनके पास आकर रुके, जो वाहन सुरक्षा बलों और श्रीलंकाई खुफिया एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। पत्रकार को हिरासत में लिया गया। उनके अपहरणकर्ताओं ने उन्हें कथित तौर पर एक खंभे से बांध दिया था, तेज रोशनी की गर्मी में। उन्होंने उनसे यातनापूर्ण तरीके से पूछताछ की और यहां तक कि उन्हें उनकी डायबिटीज और दिल की दवा भी देने से इनकार कर दिया। उन्हें उसी दिन रिहा किया गया, लेकिन वे ज्यादा देर आजाद नहीं रहे। कुछ महीनों बाद 24 जनवरी 2010 को चुनाव से ठीक 2 दिन पहले 50 वर्षीय व्यक्ति गायब हो गया। उन्हें आखिरी बार परिजनों और सहकर्मियों ने कोलंबो के उपनगरों में देखा था, जब वह रहस्यमय ताकतों के निशाने पर थे, जो उन्हें ढूंढकर परेशान और धमकी दे रही थी। उन्हें कई गुमनाम फोन कॉल्स आ रही थी और दूसरी बार गायब होने से पहले कई महीनों तक उन पर नजर रखी जा रही थी। इस बार हालांकि प्रज्ञा वापस नहीं लौटेंगे। परिवार ने किसी तरह की मदद की उम्मीद में पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे दर्ज करने से इनकार कर दिया। हालांकि फरवरी में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई, क्योंकि परिवार ने पत्रकार को अदालत में पेश करने के लिए न्यायिक आदेश की मांग की। फिर उन्हें विरोध झेलना पड़ा। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कई बार स्थगन मांगा, जिससे मामला धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गया। प्रज्ञा अब भी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता था, जिससे उसके परिवार को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वह अब भी जीवित है। 2011 के अंत में पूर्व अटॉर्नी जनरल ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की टॉर्चर विरोधी समिति को बताया कि पत्रकार विदेश में रह रहा है और जिंदा सलामत है, लेकिन इस दावे पर संदेह हुआ। 2015 में चुनाव के बाद प्रज्ञा की जांच अपराध जांच विभाग को मिली, जिन्होंने माना कि पत्रकार को सैन्य खुफिया एजेंसी ने अगवा किया और संभवतः बिना कानूनी प्रक्रिया के मार दिया।
बाद में 2 सैन्य अधिकारियों ने अदालत में गवाही दी कि प्रज्ञा को उनकी गुमशुदगी के कुछ समय बाद एक सेना शिविर में देखा गया था। सीआईडी जासूसों ने दावा जांचा, लेकिन सेना ने मोबाइल स्वामित्व, वाहन आवाजाही और छुट्टी रजिस्टर जैसी कोई व्यक्तिगत जानकारी देने से इनकार कर दिया। ये जानकारी जांच और प्रज्ञा की गुमशुदगी के जवाब के लिए बहुत अहम थी। अगले कुछ वर्षों में पत्रकार की गुमशुदगी के संबंध में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सभी को रिहा कर दिया गया। मुकदमों और जांचों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जज बार बार बदलते रहे, सुनवाई में देरी हुई और गवाहों के बयान बदले गए। एक सीआईडी अधिकारी जो पत्रकार की गुमशुदगी की जांच का नेतृत्व कर रहे थे, आखिरकार देश छोड़कर भाग गए, क्योंकि कथित तौर पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली थी। सीआईडी निदेशक को भी गिरफ्तार किया गया था, बाद में रिहा कर दिया गया और फिर उन्होंने सेवा से सेवानिवृत्ति ले ली, जिससे प्रज्ञा को किस्मत के हवाले छोड़ दिया गया। हालांकि 2019 में गायब होने में शामिल होने के आरोपी 7 संदिग्धों का मुकदमा शुरू हुआ था, लेकिन तब से इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई है, जिससे सभी संदिग्धों को बरी करने की सिफारिश की गई है। गुमशुदगी के बाद से प्रज्ञा का परिवार परेशानियों और धमकियों का सामना कर रहा है, क्योंकि वे उनकी तलाश कर रहे हैं। जवाब की लड़ाई बेनतीजा रही। पत्रकार अब भी रहस्यमय ढंग से लापता है, न्याय नहीं मिला है। उन्होंने रासायनिक युद्ध जैसे गंभीर मुद्दे पर बात उठाई, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया, जिससे सरकार के खिलाफ बोलने वालों में डर फैल गया। ये लापता होना तब से इस बात की याद दिलाता है कि सत्ता किसके हाथ में है और वे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें लोगों को गायब करना पड़े या अपने ही नागरिकों को मारना पड़े, अपनी ताकत का दुरुपयोग करना पड़े। जनवरी 2016 में एक चीनी पत्रकार ली चेन लापता हो गए और ये मामला देश भर के अखबारों की सुर्खियों में आ गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि उन्हें आखिरी बार 11 जनवरी को देखा गया था और अंदेशा है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए भागने का फैसला किया। चेन के लापता होने वाले दिन उन्होंने साथी को एसएमएस भेजकर बताया कि वे थाईलैंड लाओस सीमा की ओर जा रहे हैं। उनके साथी को उस साल 2 फरवरी को चेंगगुआन पुलिस स्टेशन से एक कॉल आई और बताया गया कि छिंग अगले दिन संपर्क करेंगे। ये सच साबित हुआ, क्योंकि उन्हें 3 फरवरी को उनसे एक फोन कॉल मिला और उनकी गुमशुदगी से जुड़ी असली घटनाएं तब सामने आई। उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा जब यह स्पष्ट हो गया कि उनकी जान खतरे में है, और इसका कारण यह नहीं था कि उन्होंने कुछ किया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन्होंने कुछ करने से इनकार कर दिया था। चिंग ने बताया कि गायब होने से पहले चीनी राज्य सुरक्षा अधिकारियों ने उनसे संपर्क कर साथी पत्रकारों के खिलाफ मुखबिर बनने का दबाव डाला था, लेकिन वे उनके परिवार और जान पहचान वालों की भी जानकारी चाहते थे, जिससे चिंग को शक हुआ और उन्हें अधिकारियों के साथ काम करने के गंभीर परिणाम समझ आ गए। उन्हें लगा कि उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि अगर उन्होंने सहयोग करने से इनकार किया तो उन्हें गद्दार के रूप में जेल भेज दिया जाएगा। उन्हें पता था कि उनके परिवार की जान भी खतरे में है, लेकिन उन्होंने मुखबिर के रूप में काम करने से इनकार कर दिया और भारत भाग गए। उनके लिए यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उनकी 2 साल की बेटी थी। उनके भागने पर उनकी साथी और बेटी चीन में अकेले रह गई और उन्हें बदले का डर था। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने शरण के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक विकल्प तलाशा और थाईलैंड चले गए, जहां उन्होंने शरण के लिए आवेदन करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं, क्योंकि वह अचानक थाईलैंड में गायब हो गए। कुछ समय तक चेन की खबर न मिलने पर उनकी साथी को चिंता हुई कि राज्य सुरक्षा अधिकारी उन्हें ढूंढ चुके हैं और या तो उनका अपहरण हो गया है या वह जीवित नहीं है। बाद में यह सामने आया कि जब वह भारत में थे तो चेन ने कई पत्रकारों से संपर्क किया था और उन्हें उन विषयों की एक सूची दी थी जिन पर उन्हें और उनके साथी पत्रकारों को चीनी सरकार के आदेश से रिपोर्टिंग करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वह इन पत्रकारों में से कुछ की जासूसी करने का इरादा रखते थे, क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था।
लेकिन जल्द ही उन्हें लगा कि वह नैतिक रूप से ऐसा नहीं कर सकते और इसी कारण उन्होंने भागने का फैसला किया। चेन इस खास रास्ते पर चलने वाले पहले पत्रकार नहीं थे। इसी वजह से 3 अन्य पत्रकारों को भी थाईलैंड भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन थाई सरकार, जो ऐसे मामलों में चीनी सरकार के साथ सहयोग कर रही थी, ने अंततः उन सभी को चीन वापस भेज दिया और एक मामले में 2 पत्रकारों को, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र से शरणार्थी का दर्जा मिला था, अव्रजन उल्लंघन के झूठे आरोप लगाकर चीन वापस भेज दिया गया। किंग आखिरकार अपनी गुमशुदगी के कुछ महीनों बाद चीन में फिर से सामने आए, लेकिन वे जांच के दायरे में रहे और अपनी साथी को उसकी सुरक्षा के डर से ये नहीं बता सके कि वे कहाँ हैं। ये अज्ञात है कि वे घर लौटे या नहीं, क्योंकि चीन लौटने के बाद उनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई। डेविड आइजैक, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की आवाज, भी नागरिक अधिकारों के उल्लंघन का शिकार हुए। नाटककार, पत्रकार और लेखक का जन्म अस्मारा में हुआ था, लेकिन 1985 के युद्ध संघर्ष के दौरान वे वहां से भाग गए, जब एरिट्रियन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट और इथियोपियाई सेना के बीच टकराव हुआ था। 1992 में उन्होंने स्वीडिश नागरिकता ली, लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूले। उनकी सांस्कृतिक पहचान उनके व्यक्तित्व से जुड़ी रही। डेविड खुद से अक्सर कहते थे, अपनी भाषा, देश और जड़ें मत भूलो। यही कथन उन्हें घर वापस ले आया। एक बार जब अफरा तफरी शांत हो गई तो इरिट्रिया ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। उभरते पत्रकार लौटे और उनके जुनून साकार होने लगे। अस्मारा में डेविड का थिएटर प्रेम उन्हें स्थानीय एक्रोबैटिक समूह और शेविट चिल्ड्रन थिएटर तक ले गया। उनका नाम तब घर घर में जाना जाने लगा जब द 30,000 नामक लघु कहानी रिलीज हुई, जिसे रेडियो पर बहुत सनसनीखेज बना दिया गया था। इसी दौरान उन्होंने पत्रकारिता में करियर शुरू किया, जब एक नया कानून आया जिसने प्रिंट मीडिया को निजी स्वामित्व दिया। डेविड की वापसी उस समय खास रही जब देश का पहला स्वतंत्र समाचार पत्र सेडेट शुरू हुआ, जिसमें शुरुआत में योगदानकर्ता के रूप में काम करने के बाद वे सह मालिक बन गए। उनके लेखों और रिपोर्टों से उन्हें सरकारी समर्थन नहीं मिला। उनकी लेखनी एक गंभीर और बढ़ती हुई समस्या को उजागर कर रही थी, जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। डेविड सहित अन्य प्रमुख हस्तियों ने बोलना शुरू किया और उन क्षेत्रों में आलोचना खुलकर सामने आने लगी। उस कार्यकर्ता ने सरकार की अन्यायपूर्ण और तानाशाही नीतियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू किया था। जनता ने देश में अपनी जीवन स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और यह महसूस किया कि वे आदर्श से बहुत दूर थी। डेविड मानवाधिकारों की वकालत और उल्लंघनों की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी और असहमति दबाने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने और उनके पत्रकारों के समूह ने सरकार से लोकतंत्र के वादों का पालन करने की मांग की और राष्ट्रपति से देश के पहले आम चुनाव कराने की मांग की और इरिट्रिया की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रस्तावित संविधान के कार्यान्वयन की वकालत की। उन्होंने देश की तानाशाही दिशा को भी सीधे तौर पर चुनौती दी और सरकार को उसकी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस खुलासे से इरिट्रिया के नेताओं को शर्मिंदगी हुई और उन्होंने देखा कि आम नागरिक भी इसके परिणाम स्वरूप अपनी आज़ादी के लिए आवाज उठाने लगे थे। डेविड की आलोचना पर प्रतिक्रिया हल्की नहीं थी। सरकार ने देश में सबसे बड़े और सबसे क्रूर दमन अभियानों में से एक शुरू किया। कई पत्रकारों को G15 के साथ गिरफ्तार किया गया, जो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का एक समूह था जिन्होंने आलोचनात्मक पत्र लिखे और हस्ताक्षर किए थे, जिसमें चुनाव कराने की मांग की गई थी। ये सितंबर 2001 की बात है, जब दमन अभियान के बीच डेविड को हथकड़ी लगाई गई और उन्हें सार्वजनिक नजरों से दूर ले जाया गया। अगले कुछ वर्षों तक वे जेल में रहे, जबकि जनता उनकी सुरक्षा और इस बात को लेकर चिंतित रही कि क्या वे अब भी जीवित हैं। जबरन गायब किए जाने और क्रूर दमन के बाद कई स्वतंत्र मीडिया संस्थानों को जबरन बंद कर दिया गया। इसमें सेडेट भी शामिल था, जो अब स्थायी रूप से बंद है। 2005 में जब डेविड जेल से रिहा हुए और चिकित्सा देखभाल मिली, तब उन्हें इस सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन 2 दिन बाद ही फिर गिरफ्तार हुए और इसके बाद कभी नहीं देखे गए।
2005 से उन्हें परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और वकील से मिलने की अनुमति नहीं मिली, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। डेविड न केवल बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं, बल्कि उन्हें कभी अदालत में पेश नहीं किया गया है। न ही उनके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप लगाए गए हैं और न ही कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है। फिर भी वह अब भी कथित तौर पर कैद में हैं। 2 दशक बाद भी उनके ठिकाने पर सवाल उठते रहे, पर कोई स्पष्ट समाधान नहीं मिला। 1960 के दशक की शुरुआत में स्कॉटलैंड की एलिजाबेथ लॉसन न्यूयॉर्क में ऑ पेयर थी। तभी वो गर्भवती हो गई। आखिरकार उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने पाउला रखा। और चूंकि पाउला के पिता अब उनके जीवन में नहीं थे, इसलिए उन्हें उसे एक सिंगल मां के रूप में पालना पड़ा। पाउला के जन्म के बाद एलिजाबेथ ने स्कॉटलैंड लौटने का फैसला किया, लेकिन जब उनके माता पिता ने पाउला के पिता के बारे में पूछा तो उन्होंने उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया। इससे उनका परिवार हैरान रह गया, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे इस मामले को और नहीं उठाएंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, जैसे जैसे पाउला बड़ी हुई, उसने भी अपने पिता के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। एलिजाबेथ अक्सर गुस्से में आकर बेटी को चुप रहने के लिए कहती थी और कई बार थप्पड़ भी मार देती थी। ये साफ था कि एलिजाबेथ अपने परिवार से कुछ छुपा रही थी, लेकिन वो चुप्पी साधे रही और इस बारे में किसी से भी बात करने से साफ इनकार कर देती थी। एलिजाबेथ के गुजरने के बाद पाउला फाइफ स्कॉटलैंड में बस गईं और पिता की पहचान पर शोध करने का मौका मिला। उन्होंने अपना डीएनए एक वंशावली लैब में भेजने का फैसला किया और जब नतीजे आए तो वह ये जानकर हैरान रह गई कि उनके कुछ रिश्तेदार अमेरिका में रह रहे हैं। उनकी मां ने वहां किसी परिवार का जिक्र नहीं किया था, जिससे वह उत्सुक हो गई। आगे की जांच में पता चला कि उनके पिता का नाम बिली एल्सन लॉसन था, जो एक ऐसे व्यक्ति थे जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। जब यह पता चला कि वह पुलिस के लिए मुखबिर थे और उन्होंने माफिया के बारे में बहुत सारी जानकारी उजागर की थी। उन्हें पता था कि अगर उनका राज अपराधियों को पता चला तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। कुछ समय तक वह गुप्त मुखबिर रहकर जानकारी जुटाने में सफल रहे। एलिजाबेथ से मिलने के बाद माफिया के किसी आदमी को उनकी असली मंशा का पता चला और तय हुआ कि उनकी जान लेनी है। इस घटना के विवरण अज्ञात थे, लेकिन तय था कि बिली के पीछे एक हिटमैन भेजा गया, जिससे वह मुश्किल से बच पाया। अब वह न्यूयॉर्क में नहीं रह सकता था, क्योंकि माफिया से जुड़े हर अपराधी उसे पहचानता था। यह जानकर कि वे उसे पकड़ लेंगे, उसने टेक्सास भागने का फैसला किया। वहां उसने एक महिला से शादी की, लेकिन शादी टूटने पर वह न्यू जर्सी चला गया। वहां उसने दोबारा शादी की, लेकिन वह भी ज्यादा नहीं चली। आखिरकार वह अरकानसस में बस गया और वहीं जीवन बिताया। पाउला को पता चला कि बिली की पत्नियों को उसके अतीत का पता नहीं था, लेकिन उसे पिता के बारे में और जानना था। उसने बिली के कई परिवार वालों से संपर्क किया, जो बात करने में हिचकिचा रहे थे, पर अंत में उसे कुछ जवाब मिले। उसे पता चला कि बिली को मुखबिर घोषित करने के बाद किसी ने उसके अपार्टमेंट में विस्फोटक रखा, लेकिन विस्फोट के समय वो घर पर नहीं था। एलिजाबेथ को उसके पुलिस के साथ काम का पता था और उसने वादा किया था कि बिली कहाँ है और वो अचानक क्यों गायब हो गया, ये वो किसी को कभी नहीं बताएगी। पाउला को पता चला कि 2009 में बिली को निमोनिया और अग्न्याशय कैंसर था और अरकानसस में रहते हुए कुछ समय बाद वे चल बसे। सक्रियतावाद को एक खतरनाक राह मानने का विचार एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर चर्चा नहीं की जाती। मानवाधिकार रक्षक शब्द व्यक्तियों या समूहों के लिए इस्तेमाल होता है। ये लोग मिलकर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। ये प्रदर्शन चाहे जितने भी शांतिपूर्ण क्यों ना हो, अक्सर छिपे हुए जोखिमों के साथ आते हैं, जो खतरे का एक जटिल जाल बनाते हैं। आंदोलन में शारीरिक सुरक्षा के साथ आपराधिक और कानूनी जोखिम भी होते हैं। दशकों से कई कार्यकर्ताओं को विभिन्न उल्लंघनों पर जेल और जुर्माना झेलना पड़ा है। उन्हें आर्थिक परेशानियों, मानसिक असर और गोपनीयता उल्लंघन का सामना करना पड़ा है। मानवाधिकार रक्षक समुदाय में सबसे चिंता की बात एक चौंकाने वाली और गुप्त सजा है,
जिसे अप्रत्याशित ताकत द्वारा अंजाम दिया जाता है। इस परिणाम को जबरन गुमशुदगी कहते हैं, जिसमें किसी का गुप्त अपहरण या कैद होता है। अपहरणकर्ता अक्सर सरकारी बलों का हिस्सा होते हैं या फिर ऐसे समूह से जुड़े होते हैं जिसे राज्य का समर्थन प्राप्त होता है। वे अपने शिकारों को जनता की नजरों से दूर ले जाते हैं, उन्हें कानून की सुरक्षा से बाहर कर देते हैं, जिससे वे अवांछित परिस्थितियों के शिकार हो जाते हैं, जिनमें सामान्य उल्लंघन से लेकर यातना और जीवन से दर्दनाक विदाई तक शामिल है। मानवाधिकार रक्षकों के कई प्रकार होते हैं, जिनमें पत्रकार, समुदाय के नेता, पर्यावरण रक्षक, आदिवासी अधिकारों के समर्थक और आवास अधिकार कार्यकर्ता शामिल है। अल्सेटो मोरा मार्केज वेनेजुएला के राजनीतिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका सफर उन्हें अनजाने भविष्य की ओर ले जाएगा। अल्सेटो ने लंबे समय से बदलाव और सामाजिक न्याय समानता के लिए अपने राजनीतिक करियर का बड़ा हिस्सा समर्पित किया है। नेता PRV-FALN रुप्तुरा और तेसर कामिनो संगठनों के सदस्य बन गए। उन्होंने कम्युनिस्ट यूथ में शामिल होकर सोशलिस्ट लीग का नेतृत्व किया। शुरुआत में अल्सेटो के अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। उनकी राजनीतिक सोच के कारण उन्हें जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सेक्टोरल इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंशन सर्विसेज, जिसे DISIP भी कहा जाता है, द्वारा 6 महीने तक हिरासत में रखा गया। हिरासत में इस कार्यकर्ता को गंभीर यातनाएं दी गईं, जिससे वे दांतों से महरूम हो गए। ये सब भी उस व्यक्ति को नहीं डिगा सका। उनका संघर्ष जारी रहा। अल्चेतो की कहानी 2013 में शुरू हुई, जब उन्होंने मानवाधिकारों के खिलाफ एक और कृत्य, पेट्रोल डीजल तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया और उसकी निंदा की। उस साल अगस्त में वे मेरिडा राज्य के राज्यपाल कार्यालय में शासन के महासचिव के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर राय साझा कर सरकार की आलोचना की और पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला के अधिकारियों की कथित गैस तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया। गैस तस्करी का मतलब है वेनेजुएला से सब्सिडी वाली गैसोलीन को किसी भी पड़ोसी देश में अवैध रूप से बेचना, जो मुख्य रूप से ब्राजील और कोलंबिया पर केंद्रित है। ये अवैध व्यापार इसलिए फायदेमंद है क्योंकि अन्य देशों में ईंधन की कीमतें काफी ज्यादा थी। ये तस्करी अंततः तेल उद्योग के पतन का कारण बनेगी और ईंधन की कमी हो जाएगी। अल्सेडो इस अवैध व्यापार के बारे में बेहद मुखर थे और ऊंचे अधिकारियों पर उंगली उठा रहे थे, ये दावा करते हुए कि वे वेनेजुएला के ईंधन का शोषण कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इस खुलासे को लेकर न्याय की उनकी कोशिश के 2 साल बाद ऐसा लगता है कि सरकार अब आखिरकार तंग आ चुकी थी। ये 27 फरवरी 2015 की बात है, जब वो कार्यकर्ता सुबह सुबह अपने घर से काम के लिए निकले थे। ये आखिरी बार था जब उन्हें जिंदा देखा गया। कुछ ही पलों बाद परिवार के सदस्यों को एक संदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि सैन्य खुफिया सेवा के एजेंट उन्हें हिरासत में ले रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह गैस तस्करी के मामले की जांच का नतीजा था। विशेष रूप से उनकी जांच पेट्रोलियोस दे वेनेजुएला गैस स्टेशन पर थी। अगले कुछ वर्षों में उनके कई भाई और दोस्त भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। बोलिवेरियन खुफिया ने जीसस प्राडो का अपहरण किया। उनके दूसरे भाई एलिसियो प्राडो को भी इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, साथ ही उनके कई दोस्तों को भी। इन गुमशुदगियों की ज्यादा जानकारी जारी नहीं हुई थी। सिर्फ इतना ही सबको पता था कि वह चला गया है और पिछले 10 सालों से उसका कोई पता नहीं चला है। एल्सिडो के गायब होने के कुछ ही दिनों बाद 5 मार्च को उनके बच्चों ने आगे आकर जबरन गायब किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने यह मामला मेरिडा के क्रिमिनल साइंटिफिक और इन्वेस्टिगेशन विभाग में पेश किया। कुछ दिनों बाद ये शिकायत सार्वजनिक मंत्रालय में दर्ज हुई। यहाँ उन्होंने हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की, जिससे पिता की हिरासत को चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका एक अदालती आदेश के रूप में कार्य करती है, जिसमें उनके संरक्षक को उस व्यक्ति को अदालत में पेश करने और उसकी कैद का औचित्य बताने की आवश्यकता होती है। न्यायाधीश ने इसे जबरन गायब किए जाने का मामला मानकर जांच शुरू की। जांच जून के अंत तक चलती रही, जो एक महत्वपूर्ण देरी थी,
और इसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी नतीजे निकले। यह मामला अल्सेडो के बच्चों के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति तक पहुंचा, मगर प्रयास विफल रहे। तब से 10 साल बीत चुके हैं और अल्सेडो के परिवार को अधिकारियों से बहुत कम जवाब मिला है। उन्हें कार्यकर्ता की मौजूदगी और यहां तक कि उसकी किस्मत के बारे में भी अंधेरे में रखा गया है। अल्सेडो की गुमशुदगी के दोषी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस मामले में कई संदिग्धों में पूर्व गवर्नर एलेक्स रामिरेज और लुइस मार्टिनेज रिको शामिल हैं। परिवार का मानना है कि इन लोगों को उस कार्यकर्ता के रहस्य के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए जिसने भ्रष्टाचार उजागर किया। लेकिन इन संस्थाओं को सैन्य कॉरपोरेट सिद्धांत से सुरक्षा मिल रही है, जिससे अल्सेडो की गुमशुदगी अनसुलझी है और सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। फ्लोरा वोवशेचिन का जन्म 1923 में न्यूयॉर्क में हुआ। वयस्क होने पर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन और बार्नार्ड कॉलेज में पढ़ाई की और अमेरिकन स्टूडेंट्स यूनियन की सदस्य बनी। उन्होंने सोवियत संघ का समर्थन करते हुए मरियन बेर्डिसियो और जूडिथ कोपलैंड से मुलाकात की। वह इस बात का भी कड़ा विरोध करती थी कि अमेरिका ने 1941 में यूके को सहायता दी थी। 1943 में उन्होंने ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन में काम शुरू किया, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ कर्मचारियों पर सोवियत संघ का प्रभाव था। तब ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन वॉइस ऑफ अमेरिका की भाषा सेवाओं और प्रसारणों का जिम्मेदार था और जल्द ही फ्लोरा ने केजीबी के साथ काम शुरू कर दिया। उन्होंने जूडिथ कोपलैंड को भर्ती किया, जिन्होंने उनका अनुसरण किया। जल्द ही फ्लोरा ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन में लाइब्रेरियन के रूप में इकट्ठा की गई जानकारी से अपने हैंडलर्स को प्रभावित करने लगी, लेकिन वो अपनी भूमिका में ज्यादा बह गईं और केजीबी ने उन्हें डांटा क्योंकि वो लापरवाह हो रही थी। उन्हें डर था कि उनकी पहचान उजागर हो जाएगी और वे एक कीमती स्रोत को खो देंगे जो उन्हें अंदरूनी जानकारी दे सकता था। हालांकि उनके पक्ष में जो बात गई वह ये थी कि वह कई भाषाएं बोलती थी, जिनमें फ्रेंच, रूसी और स्लाविक भाषाएं शामिल थीं। एफबीआई को शक होने लगा था कि वॉर इंफॉर्मेशन ऑफिस के अंदर कोई व्यक्ति केजीबी को जानकारी पहुंचा रहा है, और जब युद्ध आखिरकार खत्म हुआ तो उन्होंने उस मुखबिर की तलाश शुरू कर दी। इस बात का पता चलने पर फ्लोरा ने सोवियत संघ में बसने का फैसला किया और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता त्याग दी। ये कभी साबित नहीं हुआ और एफबीआई के अनुसार वो बिना सुराग अचानक गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। 1990 के दशक में मिले एक दस्तावेज से पता चला कि युद्ध के दौरान ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन में कई जासूस केजीबी के लिए काम कर रहे थे और फ्लोरा उन कई मुखबिरों में से सिर्फ एक थी जिनकी पहचान कभी नहीं हो सकी। हालांकि फ्लोरा इन मुखबिरों में सबसे प्रभावी नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने ही जूडिथ कोपलैंड को भर्ती किया था, जिन्होंने केजीबी को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी पहुंचाई, जिनमें से अधिकतर अमेरिकी काउंटर इंटेलिजेंस उपायों से संबंधित थीं। साथ ही पता चला कि फ्लोरा की मां मारिया विचर अपने सौतेले पिता संग अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकर्ता थी। उनकी मां को कोड नाम दाशा से जाना जाता था, जबकि उनके सौतेले पिता को कीन के नाम से जाना जाता था। बाद में दस्तावेज मिले जिनसे पता चला कि वे केजीबी के लिए काम करते थे और विचर ने अमेरिकी सेना के युद्ध में इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जानकारी दी थी। इसी बीच एफबीआई फ्लोरा को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी ताकि उसे गद्दार के रूप में सजा दी जा सके, लेकिन उसका ठिकाना अब भी अज्ञात था। बाद में उसकी मां ने बताया कि सोवियत संघ से खबर मिली थी कि फ्लोरा का निधन हुआ, लेकिन इसकी कभी पक्की पुष्टि नहीं हुई। रुडोल्फ डीजल का जन्म मार्च 1858 में पेरिस, फ्रांस में जर्मन माता पिता के यहाँ हुआ था और वे इतिहास के प्रमुख व्यक्तियों में शामिल हुए। इन्हीं ने थर्मल इंजीनियर के रूप में आंतरिक दहन इंजन का आविष्कार किया, जो उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। डीजल इंजन के आविष्कारक होने के अलावा उन्हें कला के एक प्रतिष्ठित पारखी के रूप में भी वर्णित किया गया है। वे एक भाषाविद भी थे और एक सामाजिक सिद्धांतकार भी। रुडोल्फ निस्संदेह प्रतिष्ठित थे।
वह अपने इंजन को विकसित करने में अपना बहुत सारा समय समर्पित करते थे और वो अमोनिया तथा एक्सपेंशन इंजन के इस्तेमाल पर भी प्रयोग करते थे। 1890 तक वो अपने पेरिस के घर को छोड़कर बर्लिन में नए क्षितिजों की ओर निकल पड़े, जहां उन्होंने लिंडे कंपनी में एक नई नौकरी हासिल की। 2 साल बाद उन्होंने इंजन का पेटेंट लिया और अगले साल इसका विवरण थ्योरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रैशनल हीट मोटर नाम से प्रकाशित किया। रुडोल्फ ने इसके बाद अपने सफल मॉडलों की एक श्रृंखला तैयार की, जो 1897 में 25 हॉर्स पावर के 4 स्ट्रोक सिंगल वर्टिकल सिलेंडर कंप्रेशन इंजन के विकास के साथ चरम पर पहुंची। इसकी उच्च दक्षता, सरल प्रकृति और सीधा साधा डिजाइन ने इस आविष्कार को तुरंत व्यावसायिक सफलता दिलाई और रॉयल्टी फीस ने इस महान आविष्कारक को उतनी ही बड़ी संपत्ति भी दिलाई। शुरुआत में उनकी रचना किसी भी ईंधन पर चल सकती थी, लेकिन बाद में यह मुख्य रूप से वनस्पति या मूंगफली तेल पर बिना इग्निशन सिस्टम के चलने लगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक रुडोल्फ समेत उस समय के अन्य स्टीम इंजन बहुत अधिक ईंधन ऊर्जा खर्च करते थे। उन्होंने तर्क दिया कि ये सिस्टम 90% से अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा बर्बाद होती है, जबकि उनकी खोज 75% कुशल थी, जो अपने समकालीनों की तुलना में काफी बेहतर थी। 1912 तक दुनिया भर में लगभग 70,000 डीजल इंजन थे, जो फैक्ट्रियों और पावर जनरेटरों में चल रहे थे। बाद में डीजल इंजन ने रेलवे उद्योग में क्रांति ला दी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसने ट्रक और बस उद्योग में भी क्रांति ला दी, जिससे वे अधिक भारी सामान को अधिक आर्थिक रूप से वहन करने में सक्षम हो गए। रुडोल्फ ने अपनी खोज के महत्व को समझते हुए जोखिम भरा व्यापारिक सौदा किया, या लगभग किया। सितंबर 1913 की बात है, जब रुडोल्फ इंग्लैंड की ओर रवाना हुए अपने दहन इंजन के साथ और ब्रिटिश नौसेना से मिलने जा रहे थे। रुडोल्फ ने ऐसा इसलिए किया ताकि वे अपनी खोज ब्रिटिशों को बेचकर उनकी पनडुब्बियों में इंजन प्रणाली लगा सके। जर्मनी ने जाहिर है इस आविष्कार को एक बढ़त हासिल करने के साधन के रूप में देखा। इसका उनके दुश्मनों और प्रतिद्वंदियों के हाथों में जाना साफ तौर पर एक जोखिम भरा कदम था। रुडोल्फ अपने आविष्कार के मालिक थे, वो इसके साथ जो चाहे कर सकते थे, लेकिन उनके असमय गायब हो जाने को लेकर जो सिद्धांत हैं, उनके मुताबिक उनकी सरकार ने शायद इस फैसले को अच्छी नजर से नहीं देखा। 29 सितंबर को आविष्कारक ने ड्रेसडेन नामक स्टीम शिप पर सवार हुए, जो बेल्जियम से रवाना हुई थी और धीरे धीरे इंग्लैंड के हर्विच की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने शाम साथियों संग बातचीत में बिताई और रात 10 बजे केबिन चले गए। यही आखिरी बार था जब किसी ने रुडोल्फ को जिंदा देखा। अगली ही सुबह उनका केबिन रहस्यमय तरीके से खाली पाया गया। उनका बिस्तर भी अनछुआ था। नाइट स्टैंड पर उनकी घड़ी और टोपी रखी हुई थी, जैसे उन्होंने जानबूझकर उन्हें रखा हो, मानो वे सोने की तैयारी कर रहे हों। हालांकि ठीक से लगा बिस्तर दिखाता था कि वे उस शाम सोने नहीं गए, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें रोक दिया। तुरंत खोजबीन के बाद भी रुडोल्फ का पता नहीं चला। पीछे सिर्फ उनकी कोट छूटी थी, जो रेलिंग पर तह कर रखी थी। 10 दिन बाद डॉक्टर रुडोल्फ डीजल का रहस्य और गहरा गया। एक डच मछली पकड़ने वाली नाव ने नॉर्थ सी में एक लाश देखी थी। वह लाश इतनी सड़ चुकी थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। लाश को किनारे लाया गया और पुलिस ने जांच की। उस व्यक्ति के पास से उन्हें कुछ निजी सामान मिला, जिसमें एक दवा रखने का डिब्बा, बटुआ और पहचान पत्र शामिल था। फिर भी उस अज्ञात व्यक्ति को समुद्र में लौटा दिया गया। मौसम खराब होने वाला था और सड़न की स्थिति के कारण अवशेषों को बचाया नहीं जा सका। बाद में उन वस्तुओं की पहचान रुडोल्फ की चीजों के रूप में की गई, लेकिन इससे केवल और अधिक सिद्धांत सामने आए कि क्या वह शव वास्तव में उनका था या नहीं। उनकी कोट जहाज पर ही छूट गई थी, जिसमें ये चीजें होनी चाहिए थी। उन चीजों को पैंट की जेब में रखा गया ताकि वे मिल सके। कुछ लोगों ने यह सिद्धांत दिया कि इन विवरणों से पता चलता है कि शायद उनका अपहरण किया गया था और उनकी मौत का नाटक रचा गया था। शायद ब्रिटिश उनसे मिले थे और दूसरों ने उन्हें जबरन अपने साथ ले लिया ताकि वह अपनी खोजों के अहम विवरण दे सके।
या फिर वो खुद ही चले गए इस उम्मीद में कि वो अपनी सरकार के क्रोध से बच सके। एमन मोलोय 22 वर्षीय युवक उत्तरी बेलफास्ट के ऑर्डर क्षेत्र से थे। उनके दोस्त और परिवार उन्हें शांत, शर्मीला और विचारशील मानते थे, जो अपने से कम भाग्यशाली लोगों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखते थे। वो स्नूकर के शौकीन थे और संदिग्ध गुमशुदगी के वक्त मैंडोलिन सीखना शुरू किया था। अपनी शांत और मिलनसारता से उन्होंने कई दोस्त बनाए, जो उनकी अचानक गैर हाजिरी नहीं समझ पाए। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चिंता में डाल दिया था वह यह थी कि एमोन उत्तरी आयरलैंड में चल रही अशांति के दौरान गायब हुए थे, जहां आयरलैंड को फिर से एकजुट देखना चाहने वाले कैथोलिक और देश को यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बनाए रखना चाहने वाले प्रोटेस्टेंट यूनियनिस्ट्स के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। ये संघर्ष 1968 से चल रहा था और ये 1998 में ही समाप्त हुआ, जब गुड फ्राइडे समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि देश में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों को सत्ता साझा करनी चाहिए। 1 जुलाई 1975 को एमोन अचानक गायब हो गए और यह पता चला कि उन्हें आखिरी बार उसी दिन अर्डोइन स्थित अपने घर पर देखा गया था। वो कट्टर कैथोलिक थे और दोस्तों, परिवार को डर था कि उनके राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें अगवा किया गया हो। उनका परिवार उन्हें ढूंढने के लिए दूर दूर तक खोज करता रहा, लेकिन अगले 25 वर्षों तक उन्हें ये पता नहीं चल पाया कि उनके साथ क्या हुआ था। 1999 में खबर आई कि उनकी अस्थियां एक कब्रिस्तान में एक ताबूत के अंदर मिली हैं। ताबूत को दफनाया नहीं गया था, इसलिए खुदाई की जरूरत नहीं पड़ी और आमोन की जल्दी पहचान हो गई। अंतिम संस्कार के बाद उनकी गुमशुदगी की सच्चाई तब सामने आई जब एक पादरी परिवार से मिलने आया। उन्होंने बताया कि 1975 में वे काउंटी लाउथ में काम कर रहे थे, जब एक रात कुछ लोग उनके घर आए और दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बताया कि पास में कार दुर्घटना में एक मरीज गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसने पादरी को बुलाने को कहा है। उन्होंने उनके साथ जाने के लिए सहमति जताई, लेकिन जब उन्हें उनके घर से ले जाया जा रहा था तो उन्हें बताया गया कि वास्तव में उन्हें एक कैदी से मिलने ले जाया जा रहा है, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह मुखबिर है। फांसी तय थी, इसलिए उसे आखिरी स्वीकारोक्ति के लिए पादरी चाहिए था। फिर उन्हें सुनसान इलाके के ट्रेलर नुमा घर में ले जाया गया, जहां उन्होंने पहली बार आमोन को देखा। उसके हाथ पैर बंधे थे और वह परेशान था क्योंकि उसे अपनी किस्मत बता दी गई थी। पादरी ने सुरक्षा के कारण पुलिस के पास न जाने का फैसला किया। आखिरकार आमोन मिल गया, लेकिन पता चला वो उन दर्जनों लोगों में से एक था जिन्हें आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने अगवा किया और आमोन समेत कई का वही अंजाम हुआ। 1921 में माउरो डी माउरो, जो बाद में डिप्टी पुलिस कमिश्नर बने, इटली में जन्मे थे। 1943 से 44 तक उन्होंने कमिश्नर के रूप में सेवा दी और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह पालेर्मो चले गए और एक नया करियर शुरू किया। उन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता को समर्पित किया। माउरो ने साबित किया कि वह असाधारण रिपोर्टर है, इसलिए उन्होंने कई अखबारों में काम किया। आखिरकार वह एल ओरा पहुंचे, जो वामपंथी अखबार था और एंटी माफिया रिपोर्टिंग के लिए प्रसिद्ध था। यही नौकरी माउरो को कुछ मुसीबत में डाल देगी और बाद में उनकी रहस्यमय गुमशुदगी का आधार बनेगी। एल ओरा में अपनी नौकरी शुरू करते ही उस खोजी पत्रकार ने एक अप्रत्याशित बदलाव किया। मुसोलिनी की फांसीवादी सरकार का समर्थन करने और इटालियन सोशल रिपब्लिक से जुड़े अपने विवादास्पद अतीत से अब वह इन सब के खिलाफ एक तरह के कार्यकर्ता बन गए। कम्युनिस्ट विचारधारा वाले अखबार के साथ अपना करियर शुरू करते ही मारो एक खोजी टीम का हिस्सा बन गए, जो न केवल राजनीति में भ्रष्टाचार को उजागर करती थी, बल्कि सिसिलियन माफिया से भी पाला पड़ता था। इस काम के साथ अपने अंतर्निहित खतरे भी थीं। पत्रकारों को यहाँ ऐसे विवादित मुद्दों की जांच करनी होती थी जिन्हें लोग छुपाए रखना चाहते थे। लेखकों को अधिकारियों से सुरक्षा नहीं मिलती थी और उनकी पहचान भी नहीं छुपाई जाती थी, जिससे वे निशाना बन जाते थे। मोरो खुद को इसी तरह निशाने पर पाते हैं। वे माफिया से जुड़ी गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी पर रिपोर्टिंग करते थे। यह साफ था
कि वे गैंग के रडार पर आ जाएंगे और उन्होंने अपनी मदद भी ज्यादा नहीं की जब उन्होंने माफिया का एक विस्तृत नक्शा जारी किया जिसे मुखबिर टोमासो बुशेट्टा ने प्रमाणित किया था। इन खुलासों का केंद्र स्थानीय भ्रष्टाचार, सिसिलियन माफिया और नशीले पदार्थों के सौदे थे, जिससे वे उन्हें चुप कराने वालों के निशाने पर आ गए। इन खतरों के बावजूद मोरो ने अपना काम जारी रखा और अपनी जांच के लिए प्रतिष्ठित प्रीमियो लीनो अवार्ड भी जीता। हालांकि 1970 में उनका काम अचानक रुक गया। उनकी किस्मत उसी पल तय हो गई थी जब उन्होंने इटली की सरकारी तेल कंपनी ENI के अध्यक्ष की रहस्यमय मौत की जांच शुरू की। उस अध्यक्ष का नाम एनरिको मत्तेई था, जिनकी 1962 में एक विमान दुर्घटना में संदिग्ध परिस्थितियों में दुखद मौत हो गई थी। मोरो इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि विमान के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें माफिया का निश्चित रूप से कोई न कोई हाथ था। 16 सितंबर से पहले के महीनों में ही उनकी जांच ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली थी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने ला लोरा में सहयोगियों को रोमांचक घोषणा की थी। उनका कहना था, मेरे पास ऐसी खबर है जो इटली को हिला देगी। कुछ शाम बाद जब मोरो डेल मैग्नोली के रास्ते अपने घर जा रहे थे, तब उनकी बेटी फ्रांका ने कुछ डरावना देखा। उसने देखा कि उसके पिता अचानक कई अजनबी आदमियों के साथ नजर आए। फिर वे उसकी BMW में बैठकर चले गए। कार जल्दी ही मिल गई, लेकिन मोरो का कहीं कोई सुराग नहीं था, न ही कोई ऐसा संकेत मिला जिससे उनके ठिकाने का पता चल सके। पत्रकार गायब हो चुका था और यह साफ था कि उसका अपहरण कर लिया गया है, शायद उसकी खोजी पत्रकारिता और उसके द्वारा उजागर की गई सनसनीखेज जानकारी के कारण। पुलिस ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि आखिरकार माफिया ने उसकी जान ले ली है, लेकिन शव को ढूंढने की कोशिश ने इस रहस्य को और गहरा बना दिया, क्योंकि वो कभी नहीं मिला। सालों बीतने के साथ और भी कई सिद्धांत सामने आने लगे जो मोरो की गुमशुदगी को उनके मत्तेई की जांच या माफिया गतिविधियों से जोड़ते हैं, और यहां तक कि यह भी सुझाव देते हैं कि यह सब एक दुर्भाग्यपूर्ण दक्षिणपंथी तख्तापलट था। जब अधिकारियों ने इन सभी सुझावों की जांच करने की कोशिश की तो वे अक्सर खुद को रुकावटों से घिरा पाते थे, जिससे यह आरोप लगने लगे कि इटली की पुलिस और खुफिया सेवाओं के कुछ लोग इन प्रयासों में बाधा डालने में शामिल थे। 1994 में मुखबिर बुशेट्टा ने यह सुझाव दिया कि मत्तेई की मौत के पीछे की सच्चाई जान लेने के बाद मोरो माफिया का शिकार हुए हो सकते हैं। अन्य गवाहियों से पता चलता है कि पत्रकार को तख्तापलट की जानकारी मिल गई थी, जिससे वह माफिया, विभिन्न गुटों और नव फांसीवादियों के लिए खतरा बन गए थे। बाद की जांच से पता चला कि मोरो की गुमशुदगी, जिसके अंत में उनकी मौत हुई मानी जाती है, उनके पास साजिश की जानकारी होने के कारण हुई थी। अभियोजक ने कहा कि माफिया मोरो को उस साजिश का खुलासा करने से रोकना चाहता था, जिसमें गिरोह, नव फांसीवादी और कथित जासूस तख्तापलट की कोशिश कर रहे थे। 2001 में एक न्यायिक जांच के दौरान मामला फिर से खोला गया और सिर्फ 5 साल बाद इसे हत्या के रूप में जांचा गया, जिससे एक मुकदमा शुरू हुआ जिसमें माफिया सरगना साल्वातोरे रीना मुख्य आरोपी बने। यह सुझाव दिया गया कि खोजी पत्रकार को माफिया के क्रोध का शिकार होना पड़ा, लेकिन बिना किसी शव या वास्तविक भौतिक सबूत के उनका मामला आखिरकार एक रहस्य ही बना हुआ है। इस मामले में सबूत पूरी तरह परिस्थितिजन्य है और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। पत्रकार की गुमशुदगी की सच्चाई अब भी रहस्य बनी हुई है। अधिकतर लोग मानते हैं कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर अपराध सुलझाती हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी ऐसी कोई एजेंसी अपनी ही गलती को छुपाने के लिए दूसरी एजेंसी द्वारा की जा रही जांच में दखल देने की कोशिश करती है। ऐसा ही एक मामला एक जेल के कैदी एंथनी ब्राउन के साथ हुआ था। लॉस एंजलिस में कैद रहते हुए FBI को कई शेरिफ डिप्टीज पर भ्रष्टाचार का शक था, लेकिन उनके पास इसे साबित करने का तरीका नहीं था। इसके बाद उन्होंने जेल के अंदर एक स्टिंग ऑपरेशन चलाने का फैसला किया और ब्राउन से संपर्क किया कि क्या वो एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार होगा। उसने सहमति जताई और उसे इन डिप्टीज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम सौंपा गया,
ताकि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके। FBI को उसकी सारी जानकारी टेलीफोन से दी जाती थी, लेकिन जैसे ही ब्राउन ने बताना शुरू किया, शेरिफ विभाग ने उसकी कॉल सुनना शुरू कर दी और हड़कंप मच गया। कॉल्स का सुराग FBI तक जा पहुंचा। डर था कि उनकी असलियत सामने आ जाएगी, इसलिए डिप्टीजीज ने ब्राउन को चुप कराने की योजना बनाई। FBI को ऐसा लगा जैसे वह अचानक गायब हो गया हो और वे उसे ढूंढ नहीं पाए, यहां तक कि अधिकारियों से ब्राउन के बारे में पूछने के बाद भी। उसने बताया था कि जिस जेल में वह था वहां कामकाज बहुत खराब था और स्थिति सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे थे। कई कैदियों को बिना किसी उकसावे के ही मारपीट का शिकार होना पड़ता था। विडंबना यह है कि एक अंडरकवर FBI एजेंट ने एक भ्रष्ट जेल प्रहरी को $1500 रिश्वत देकर ब्राउन की कोठरी में मोबाइल फोन तस्करी से पहुंचवा दिया था। ऑपरेशन की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन यह उस समय रुक गया जब ब्राउन अचानक गायब हो गया। 18 दिनों तक FBI ने उसे ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वे उसकी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा सके और जेल स्टाफ तथा शेरिफ विभाग के डिप्टी लगातार उन्हें इधर उधर घुमाते रहे। डर था कि उसकी मौत जेल में हुई और अधिकारी इसे छुपा रहे हैं, पर इसे साबित नहीं किया जा सका। बाद में पता चला कि ब्राउन ने जेल में अवैध पदार्थों की तस्करी, संगठित लड़ाई और भ्रष्टाचार की जानकारी जुटाई थी। डिप्टी को सेल में तस्करी किया मोबाइल मिला तो उसे गायब कर दिया गया। पहले जेल रजिस्टर में उसका नाम बदला गया, फिर उसे सेल से निकालकर दूसरी जगह ले गए। जब जेल के रिकॉर्ड की जांच की गई तो उसमें दिखाया गया कि ब्राउन को शेरिफ के ऑफिस की हिरासत से रिहा कर दिया गया था। जब ब्राउन को आखिरकार वापस लाया गया तो उसने बताया कि कई बार उसे आधी रात को जबरदस्ती एक कार में बैठाया गया और फिर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। 12 गार्ड्स को 24 घंटे उसकी निगरानी के लिए रखा गया था। उसे अपनी जान का डर था और बाद में उसने लॉस एंजलिस शेरिफ विभाग, खासकर पूर्व शेरिफ ली बाका और पूर्व अंडर शेरिफ पॉल तनाका के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिन्हें अपहरण की साजिश में शामिल पाया गया। कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान इस बात पर काफी चर्चा हुई कि आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए और बीमारी के फैलाव को जितनी जल्दी हो सके रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन बहुत से लोग उन डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा के बारे में भूल गए जिन्हें संक्रमित मरीजों का इलाज करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनमें से कई ने अपनी ड्यूटी के दौरान वायरस के संपर्क में आने के बाद अपनी जान गंवा दी। डॉक्टर ए फेन ने इस विषय पर तब बोलना शुरू किया जब वह चीन के वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग के निदेशक थे। उन्होंने अपने कई सहयोगियों की सेहत को बिगड़ते और अंततः उन्हें मरते हुए देखा था और उन्हें लगा कि चीनी सरकार द्वारा बीमारी के तेजी से फैलाव को रोकने के लिए और भी बहुत कुछ किया जा सकता था। जब उन्हें पता चला कि महामारी के शुरुआती चेतावनी संकेतों को दबा दिया गया था, तो वह चिकित्सा क्षेत्र में अधिकारियों की आलोचक बन गई। इन्हें जनता से छुपाया गया और रेनवू पत्रिका को इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया गया। बाद में यह इंटरव्यू इंटरनेट पर डाला गया और चीनी सेंसरों ने तुरंत साइट से वीडियो हटाना शुरू कर दिया। यह साफ हो गया कि ए ने किसी संवेदनशील मुद्दे को छेड़ दिया था, लेकिन उनके पास दुनिया के साथ साझा करने के लिए और भी खबरें थीं। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2019 में उनकी देखरेख में कई मरीजों में सार्स जैसे लक्षण दिखे जो चिंता का कारण थे, और जब उन्होंने इस बात की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी तो उन्हें डांट लगाई गई और चुप रहने के लिए कहा गया। जल्द ही उनकी चिंताएं सही साबित हुई जब कोविड-19 का पहला मामला आया। कुछ महीनों बाद अस्पताल में काम कर रहे 4 डॉक्टरों की मौत हो गई। उस समय तक चीन में 3000 से अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके थे और ए कई अन्य डॉक्टरों के साथ वुहान में खराब हालातों को उजागर करने लगे। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ए को अपनी चिंताएं साझा न करने को कहा गया ताकि अस्पताल में घबराहट न फैले। उन्हें शक हुआ कि जानकारी पूरी तरह छुपाई गई, यहां तक मीडिया से भी। रिपोर्ट जमा करने के 2 दिन बाद उन्हें अस्पताल की अनुशासन समिति के प्रमुख ने बुलाया और अस्पताल की स्थिरता को नुकसान पहुंचाने व अफवाहें फैलाने पर चेतावनी दी।
अस्पताल के बाकी कर्मचारियों को किसी से भी वायरस के बारे में बात न करने के लिए कहा गया और ड्यूटी के दौरान पहनने के लिए उन्हें सुरक्षात्मक कपड़े दिए गए। अस्पताल नए मामलों से भरने लगा, लेकिन चीनी सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि यह बीमारी इंसान से इंसान में फैलती है। 8 और डॉक्टरों को आने वाली महामारी की असली गंभीरता के बारे में बोलने के लिए डांटा गया, जबकि उस समय तक उनकी आशंकाएं सच साबित हो चुकी थीं। मीडिया से बात करने के 2 हफ्ते बाद आबे अचानक गायब हो गई और उनके सहयोगी उनसे संपर्क नहीं कर पाए। सौभाग्य से वह उसी साल अप्रैल में फिर दिखी, जब उन्होंने काम पर अपनी फोटो पोस्ट कर कैप्शन दिया, हैप्पी अप्रैल फूल्स डे। बाद में उन्होंने कहा कि वह खुद को विसल ब्लोअर नहीं मानती, बल्कि खुद को वह व्यक्ति मानती हैं जिसने विसल ब्लोअर्स को जरूरी सीटी दी। फ्रेडरिक वेलेंटिच का मामला, जो एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति थे और 1978 में घरेलू उड़ानों के पायलट के रूप में करियर बनाने की पढ़ाई कर रहे थे, वाकई में एक अजीब मामला है। आज तक उनकी अचानक गुमशुदगी का रहस्य अनसुलझा है। अपनी गुमशुदगी तक फ्रेडरिक अनुभवी पायलट नहीं थे। उन्होंने लगभग 150 घंटे तक उड़ान भरी थी, लेकिन वे इतनी योग्यता हासिल कर चुके थे कि रात में भी उड़ान भर सकते थे, बशर्ते दृश्यता इतनी अच्छी हो कि कुछ खास स्थलों की पहचान की जा सके। उन्होंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, पर परीक्षा में असफल रहे और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने भी अस्वीकार किया। उनमें कुछ और समस्याएं भी देखी गई थी, जैसे कि उन्हें जानबूझकर बादल में उड़ान भरने और जानबूझकर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए डांटा गया था। फ्रेडरिक के जानने वालों के अनुसार वह यूएफओ में विश्वास करते थे और अपनी गर्लफ्रेंड से एलियंस द्वारा अपहरण के डर की बात करते थे। हालांकि इससे फ्रेडरिक का पायलट बनने का सपना नहीं रुका और 21 अक्टूबर 1978 को उन्होंने मेलबर्न के एक हवाई अड्डे से एक हल्के सिंगल सीट वाले सेस्ना विमान में उड़ान भरी। उन्होंने 150 मील की यात्रा की योजना बनाई थी, जिसमें बेस स्ट्रेट और केप ओटवे होते हुए किंग आइलैंड पहुंचना था। इस उड़ान में करीब 1 घंटा 10 मिनट लगने थे और फ्रेडरिक पूरी तरह तैयार महसूस कर रहे थे। अजीब बात यह थी कि उन्होंने अपने आगमन के लिए हवाई अड्डे की रनवे लाइट्स जलाने के लिए कभी नहीं कहा। मौसम साफ और दृश्यता अच्छी होने से कोई खास चिंता नहीं थी। उस रात उड़ान भरने के तुरंत बाद तक सब ठीक था। एक बार फ्रेडरिक ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि उन्होंने आसमान में कुछ अजीब देखा। जब उन्होंने उसे करीब से देखा तो महसूस हुआ कि वह अज्ञात यान है जो उनके विमान का पीछा करने लगा। उन्होंने यह जानकारी साझा की और थोड़ी देर बाद बताया कि वह यान अब उनके विमान के ऊपर मंडरा रहा है, और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई ऐसा विमान नहीं था जैसा उन्होंने पहले कभी देखा हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग में अगले 17 सेकंड पूरी तरह से शांत थे, जिसके बाद एक अजीब धातु जैसी खरोंचने की आवाज सुनाई दी। फ्रेडरिक से संपर्क की कोशिशें नाकाम रहीं और किंग्स आइलैंड न पहुंचने पर उनकी तलाश शुरू हुई। बेस स्ट्रेट में तलाश के लिए जहाजों का इस्तेमाल किया गया। फिर नागरिक और सैन्य विमान नीचे जमीन पर उनके विमान के किसी भी निशान को खोजने लगे और 4 दिनों की अवधि में लगभग 2600 वर्ग मील का क्षेत्र खोजा गया, लेकिन लापता व्यक्ति या उसके विमान का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार खोज को छोड़ दिया गया और जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, साजिश के सिद्धांत सामने आने लगे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा कि उसकी गुमशुदगी को अज्ञात कारणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन यह सुझाव दिया गया कि फ्रेडरिक के विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी या फिर अपने विमान के पास अजीब वस्तु देखने के बाद वह भ्रमित हो गया था, जिससे उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि उसने जानबूझकर गायब होने के लिए उस देखे जाने के दावे को एक चाल के रूप में गढ़ा था, लेकिन उसके परिवार और दोस्तों ने इसका खंडन किया क्योंकि वह पायलट बनने को लेकर बहुत उत्साहित था। 2014 में वल ब्रुक्समिट लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रह रहे थे, जहां वह एक संगीतकार के रूप में काम करते थे। उनका जन्म यूक्रेन में हुआ था। 1979 में उनके माता पिता अल्ला और अलेक्जेंडर ने बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। उनके माता पिता के तलाक से पहले वे शिकागो में थे
उनकी मां ने दोबारा शादी की और फिर न्यू जर्सी चली गईं। 2014 में वल की जिंदगी में अप्रत्याशित मोड़ आया जब उनके पिता, जो एक डच बैंक के कार्यकारी थे, का निधन हो गया। अपने पिता के निधन के बाद वल को उनके कंप्यूटर तक पहुंच मिली और जब उन्होंने अपने पिता का ईमेल अकाउंट खोला तो उन्हें कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी मिली। उन्हें डच बैंक से जुड़ी सैकड़ों फाइलें मिली जिनके बारे में उन्हें पता था कि ये अधिकारियों के लिए दिलचस्प होंगी। बैंक के खिलाफ संघीय और राज्य जांच शुरू हुई क्योंकि कर्मचारियों पर गलत कामों का संदेह था। ये जानते हुए वल ने अपने पिता की फाइलें न्यूयॉर्क में FBI को देने का फैसला किया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने लॉस एंजलिस में एजेंट से मुलाकात की। जो कुछ उन्होंने पाया था उसे उजागर करने के बाद FBI ने वल को चल रही जांच में खुद को गवाह बताने की अनुमति दी और उन्होंने ये फाइलें कई मीडिया संस्थानों के साथ साथ फ्यूजन GPS नामक एक रिसर्च फर्म को लीक कर दी, जो डच बैंक के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंधों की जांच कर रही थी। फिर 7 अप्रैल 2021 को वल अचानक गायब हो गए। 2019 में उन्हें रूस से जुड़े मामले की जांच कर रही हाउस इंटेलिजेंस कमेटी को दस्तावेज सौंपने के लिए समन मिला था। कहा जा रहा था कि डच बैंक ने रूसी मनी लॉन्ड्रर्स को भर्ती किया और शायद अन्य वित्तीय संस्थान भी इसमें शामिल थे। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स और फॉरेंसिक न्यूज से जुड़े एक पत्रकार को संवेदनशील जानकारी दी थी और उन दोनों ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग और कदाचार पर लेख प्रकाशित किए। वल के लापता होने की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने बताया कि उन्हें आखिरी बार 4 बजे लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में गर्लफ्रेंड को छोड़ते देखा गया था। उन्हें दोपहर बाद गर्लफ्रेंड और उसके बेटे को लेने आना था, पर वह नहीं आए। अगली सुबह भी घर न लौटने पर उनकी गर्लफ्रेंड ने फाइंड माई आईफोन से फोन ट्रेस किया और देखा कि कार साउथ सेंट्रल लॉस एंजलिस में इंजन चालू हालत में छोड़ी गई थी। कार की तलाशी ली गई, लेकिन उससे कोई और सुराग नहीं मिला और पुलिस इस बात को लेकर हैरान रह गई कि उनके साथ क्या हुआ। ये सुझाव दिया गया कि अधिकारियों के साथ उनका सहयोग उनकी गुमशुदगी का एक कारण हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। डर तब खत्म हुआ जब वे 2022 में फिर सामने आए, लेकिन फिर खुद के बनाए आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने हथियार से ब्रेवरी आर्ट कॉलोनी के कर्मचारियों को धमकाया था, जिस पर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुआ। इस समय तक अधिकारियों को ऐसा लगने लगा था कि वल बेघर हो गए हैं और उन्होंने खुलासा किया कि वह कुछ चिंताजनक व्यवहार दिखा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई आग्नेयास्त्र से कई अन्य लोगों को भी धमकी दी थी। उसी महीने बाद में पुलिस ने घोषणा की कि वॉल एल सेरेनो के विल्सन हाई स्कूल परिसर में मृत पाए गए हैं और ये निर्धारित किया गया कि उनकी मृत्यु एक पेड़ से गिरने के बाद सिर और रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण हुई थी। कई लोगों का मानना है कि यह दुर्घटना नहीं थी और वल का अजीब व्यवहार उनके निधन से पहले किसी और भी भयावह बात की ओर इशारा करता था। इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई और उनकी गुमशुदगी का असली कारण अब भी अज्ञात है। 2019 में फैली कोविड-19 महामारी ने दुनिया को प्रभावित किया, जिसमें लोगों को लॉकडाउन में रहना पड़ा और वे केवल जरूरी स्थिति में ही घर से बाहर जा सकते थे। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क अनिवार्य था। जैसे जैसे संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, आम जनता की चिंता भी बढ़ती गई और कई लोगों ने अपनी खुद की जांच पड़ताल शुरू कर दी। चीनी नागरिक फांग बिन ने खुद जवाब ढूंढने की कोशिश की और जल्दी ही बड़ी मुसीबत में फंस गए। फांग ने वुहान में, जहां से यह महामारी शुरू हुई थी, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया ताकि वे दुनिया को सच दिखा सके। उन्होंने YouTube पर वीडियो पोस्ट किए ताकि सच ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिसे चीनी सरकार ने सख्त नापसंद किया। यह पहले ही सामने आ चुका था कि सरकार ने महामारी के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई थी और बीमारी की पहचान होने और उसकी तेजी से फैलने की सच्चाई को घोषित करने में 3 हफ्ते की देरी हुई थी। लेकिन यह तो महज हिमशैल का सिरा था। एक बार फांग ने एक अस्पताल का दौरा किया और वहां भीड़ भाड़ वाले गलियारों की वीडियो बनाई, जहां मरीजों की संख्या ज्यादा थी और कई का इलाज नहीं हो पा रहा था। चिंता की बात यह थी
कि वीडियो में मृत मरीजों को वैन में लादते दिखाया गया। वीडियो अपलोड होते ही उन चीनी निवासियों में घबराहट फैल गई जिन्हें सच्चाई नहीं पता थी। अपनी हाल की एक वीडियो में उन्होंने घर के पास खुफिया पुलिस को दिखाया और फिर अचानक गायब हो गए। करीब 3 साल तक किसी को पता नहीं था कि फेई के साथ क्या हुआ, जिससे परिवार और YouTube फॉलोअर्स को चिंता थी कि कहीं चीनी सरकार ने उन्हें अगवा या चुप तो नहीं कर दिया। बाद में पता चला कि उन्हें और अन्य विसल ब्लोअर्स को महामारी पर चुप्पी के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन पर झगड़ा करने और परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया गया था और जेल में रहते हुए उन्हें किसी से बात न करने के लिए कहा गया था। 2023 में पता चला कि उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा, लेकिन वे सरकार की निगरानी में रहे। आमतौर पर आरोपी को 6 महीने तक हिरासत में रखा जाता है, लेकिन फांग 3 साल जेल में रहे और फिर ही उन्हें समाज में लौटने दिया गया। रॉस एल्डरसन ने 2008 से 2017 तक ब्रिटिश कोलंबिया लॉटरी कॉरपोरेशन के लिए काम किया और अपनी इस्तीफे और रहस्यमय गायब होने से ठीक पहले उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और जांच निदेशक का पद संभाला था। उनका इस्तीफा कुछ गड़बड़ियों के कारण आया जो उन्होंने कॉरपोरेशन में देखी थी। 2017 में उन्होंने निष्कर्ष सीधे मीडिया तक पहुंचाए। उन्होंने कंपनी के भीतर एक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का पता लगाया था और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी खोजों की रिपोर्ट करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि एक समय उन्होंने देखा छोटे नोटों में काफी पैसे कैसीनो के हाई रोलर्स को दिए जा रहे थे। पैसे आमतौर पर पैकेजों में लपेटे हुए होते थे या ऐसे वाहनों में लाए जाते थे जिन्हें वह पहचानते नहीं थे। जिन प्रतिष्ठानों की चर्चा थी उनमें रिवर रॉक कैसीनो रिचमंड ब्रिटिश कोलंबिया में है। उन्होंने अन्य जांचकर्ताओं के साथ मिलकर कैसीनो के लेन देन की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने मानना शुरू किया कि यह पैसा अपराध जगत के सदस्यों द्वारा कैसीनो में लाया जा रहा था, जिसके बाद इसे वहां जुआ खेलने वाले हाई रोलर्स में बांटा जा रहा था। यह काले धन को सफेद करने का एक बिल्कुल सही तरीका लगता था और रॉस जानता था कि उसे इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। एक दिन जब वह कैसीनो में था, उसने देखा कि एक संदिग्ध लेन देन हो रहा था। $1,00,000 का भुगतान $20 के नोटों में हो रही थी, जो असामान्य था। उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे कैसीनो मैनेजर ने रोक लिया और बाद में ब्रिटिश कोलंबिया लॉटरी कॉरपोरेशन से शिकायत की। उसे बुलाया गया और कहा गया कि वह कैसीनो की जांच करना बंद कर दे, क्योंकि उससे सिर्फ ये उम्मीद की जाती थी कि वह वहां होने वाली गतिविधियों को देखे और फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करे। उसे जुआरियों से बात करने से रोका गया और जल्द उसने माना कि निगम के वरिष्ठ भी समस्या में शामिल हैं। आगे की जांच में पता चला कि इन्हीं समस्याओं की ओर निगम का ध्यान पहले भी कई बार दिलाया गया था, जब पुलिस अधिकारियों और जांचकर्ताओं ने इस संदिग्ध गतिविधि को देखा था, लेकिन उन्हें या तो अपनी पूछताछ बंद करने के लिए कहा गया या फिर उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। फिर भी रॉस ने 2015 में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने सिफारिश की कि हाई रोलर्स को $20,000 से अधिक की कोई भी राशि देने से पहले उसे कैसीनो के सेवा प्रदाताओं द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी सिफारिश अनदेखी रही। इसलिए 2017 में उन्हें लगा कि अब उनके पास अपनी खोजों को सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि वह एक जटिल और खतरनाक आपराधिक गतिविधि में शामिल होना नहीं चाहते थे। 2020 में उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया में मनी लॉन्ड्रिंग जांच आयोग के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया, लेकिन वह नहीं पहुंचे। जब कोई भी उनसे संपर्क नहीं कर सका तो रॉस से संपर्क करने के और भी कई प्रयास किए गए, लेकिन सब व्यर्थ रहे, क्योंकि किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ गायब हो गए हैं। इसके बाद ये सामने आया कि रॉस लगातार अपनी दावों को लेकर परेशान किए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान का डर सताने लगा था। 2021 में उन्होंने कलन आयोग के सामने वीडियो लिंक से अपनी खोजें पेश की और उनकी चिंताएं सही साबित हुईं। अभी यह साफ नहीं है कि किसी की गिरफ्तारी हुई या नहीं, लेकिन रॉस को 2023 में नैतिक नेतृत्व और विसल ब्लोइंग के लिए पीटर ब्राइस पुरस्कार मिला। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी मिले। मैं टॉप 5 अननोन हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे।